बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अरशद अदीस, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 24 को। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 86 है, अ रेसिंग कार एक्सेलेरेट यूनिफॉर्मली थ्रू इट्स gear changes with the following average speed: 40 meter per second for 2 seconds, 60 meter per second for 2 seconds, and 80 meter per second for 6 seconds. What is the overall average speed of the car? आपने एवरेज स्पीड ऑफ द कार कैलकुलेट करनी है। एवरेज स्पीड ऑफ द कार कैलकुलेट करने का तरीकेकार क्या होगा? आप टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब डिस्टेंस तो दिया ही नहीं गया था, तो आप सबको पता है डिस्टेंस किसके बराबर होता है? डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम के। तो हम टोटल डिस्टेंस क्या लेंगे? हम स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम करके फर्स्ट इंटरवल के लिए उसका डिस्टेंस ले लेंगे, सेकंड इंटरवल के लिए स्पीड और टाइम का मल्टीप्लीकेशन सेकंड डिस्टेंस बता देगा, थर्ड इंटरवल के लिए स्पीड और टाइम का मल्टीप्लीकेशन थर्ड डिस्टेंस बता देगा, और डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम कर देंगे। देखें, पहला 40 मीटर पर सेकंड फॉर 2 सेकंड, सेकंड में 60 मीटर पर सेकंड फॉर 2 सेकंड, थर्ड में 80 मीटर पर सेकंड फॉर 6 सेकंड, और टाइम इंटरवल क्या था? 2, फिर 2 सेकंड था, फिर 6 सेकंड था। 40 मल्टीप्लाई बाय 2 80, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 120, 80 मल्टीप्लाई बाय 6 480, 2 + 2 4 + 6 10 हो गए। 80 को 120 में ऐड करते हैं तो 200, और 200 को 480 में ऐड करते हैं तो ये 680 हो गया, डिवाइडेड बाय 10 है, तो आंसर 68 मीटर पर सेकंड, एंड दैट इज द ऑप्शन नंबर चार्ली। क्वेश्चन नंबर 87 है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू बॉडीज ए एंड बी आर शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ द वी ए ओवर वी बी इज। किसका ग्राफ दिया गया है जी? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप किसके बराबर होता है? वेलोसिटी ही के बराबर होता है, और स्लोप को आप इसके अलावा टेंजेंट भी बोलते हैं। तो इन अदर वर्ड्स, जब आपने वी ए ओवर वी बी लेना है तो आपने टेंजेंट ऑफ दैट एंगल डिवाइडेड बाय द टेंजेंट ऑफ दैट एंगल लेना होगा। टेंजेंट ऑफ 30 किसके बराबर होता है? आप सबको पता है टेंजेंट ऑफ 30 बराबर होता है 1/3 अंडर रूट के। टेंजेंट ऑफ 60 3 अंडर रूट। दिस मींस दैट 1/3 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट हो गया, तो ये 1/3 निकल आएगा। तो इन दोनों पार्टिकल्स की स्पीड की रेशियो क्या निकलेगी? 1/3, और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी होगी? डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स इन वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिक्रीजिंग डी एक्सेलेरेशन? डिक्रीजिंग डी एक्सेलेरेशन को कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंटेशन दे रहा है? अब देखिएगा, हमारे पास यहां पर एक्चुअली ग्राफ वेलोसिटी टाइम का बना हुआ है ना, तो आपने स्लोप लेना होगा। इस जगह का स्लोप तो 0 आ रहा है, तो जो फिगर नंबर 4 है, ग्राफ नंबर 4 है, उसका एक्सेलेरेशन तो 0 होगा। ग्राफ नंबर 1 में हमारे पास यहां पर, अगर आप इसे गौर से देख रहे हैं, तो यहां पर क्या ये डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन का ग्राफ है? हर पॉइंट पर जो स्लोप है, जो टेंजेंट लाइन होगी, वो किसके साइड पर मूव करती जा रही है? वो टूवर्ड्स द वाई एक्सिस जाती जा रही है। तो इसका मतलब है, तो ये तो एक्सेलेरेशन इंक्रीजिंग का ग्राफ होगा। अब यहां पर अगला पॉइंट देखिएगा, ग्राफ नंबर 2, तो यहां पर हमारे पास ये कांस्टेंट री एक्सेलेरेशन का ग्राफ है। ग्राफ नंबर 3 को देखिएगा, देखें यहां पर हमारे पास मैक्सिमम एक्सेलेरेशन आएगा, और एक्सेलेरेशन कम होते होते क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ग्राफ नंबर 3 बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन के ग्राफ को। तो डेट्स वाई हमारे पास इस वक्त करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 89, a lift is going up, the variation in the speed of the lift is given in the graph. What is the height to which the lift takes the passengers? height का मतलब डिस्टेंस ही हुआ ना, ग्राफ स्पीड और टाइम के दरमियान बना हुआ है। इसका मतलब है आपने यहां पर सिर्फ एरिया लेना होगा। देखें, आपके पास 3 फिगर्स बन रही हैं। नंबर 1 ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, फिर सेकंड पर ये रेक्टेंगल बनी, और थर्ड पर फिर राइट एंगल ट्राइंगल बनी। आप इन तीनों फिगर्स का 1 बाय 1 एरिया ले लीजिएगा, सबको जमा कीजिएगा, तो टोटल डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। तो यही हाइट कवर्ड बाय द लिफ्ट होगी। तो हमारे पास सबसे पहला एरिया की वैल्यूज क्या आ जाएगी? हम टोटल डिस्टेंस लेना चाह रहे हैं ना, तो S1 की वैल्यूज क्या आएगी? डेट इज अ हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय द हाइट, प्लस रेक्टेंगल बनी, रेक्टेंगल में किसके बराबर आ जाएगा जी एरिया? लेंथ इंटू विड्थ के। तो हमारे पास लेंथ कितनी है? 10 - 2 8 मल्टीप्लाई बाय 3.6, प्लस वंस अगेन
आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो इसमें हमारे पास 1/2, बेस कितनी है 12 - 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.6, ये हाइट 3.6 थी। ये 2 से 2 कैंसल, ये 2 से 2 कैंसल, तो यहां पर 3.6 आ गया, प्लस 3.6 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 48, 24 और 4 28, तो ये 28.8 हो गया, और ये फिर 3.6 है। अब देखिएगा 3.6 और 3.6 ऑलमोस्ट ऐड होकर 7 हो जाएंगे। 7 को जब 28 से हम ऐड करेंगे तो ये तकरीबन आंसर हमारे पास 36 के राउंड अबाउट निकलेगा। तो इसके अकॉर्डिंगली अपनी ऑप्शंस देखते हैं। पहली ऑप्शन है जी 3.6 मीटर, दूसरी ऑप्शन है 28.8 मीटर, तीसरी ऑप्शन है 36 मीटर, और चौथी ऑप्शन है कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द अबव ग्राफ। तो हम अबव ग्राफ से ये कैलकुलेशन कर सकते थे, और आंसर क्या निकल रहा है 36 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गई, 4 दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस टाइम वेरिएशन ऑफ अ बॉडी रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब टॉप ऑफ द बिल्डिंग से रिलीज कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या ली जाएगी, 0। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब है s किसके बराबर आ जाएगा, VIT का फैक्टर तो 0 हो गया, हाफ GT स्क्वायर, तो s डिस्टेंस और टाइम स्क्वायर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होगा। सिंपल डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ना, अगर s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t होता तो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था। s और t स्क्वायर में डायरेक्ट रिलेशन है, तो दैट्स व्हाई बेस्ट पॉसिबल ग्राफ कौन सा होगा, बीटा। अगर s और t स्क्वायर के दरमियान ग्राफ बना होता तो ये भी स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए था, लेकिन अब s और t के दरमियान ग्राफ है, और s और t के दरमियान जो रिलेशन होगा वो डायरेक्ट भी है और t का स्क्वायर भी लेना है, तो दैट्स व्हाई दैट इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन एंड द ऑप्शन बीटा इज द करेक्ट वन। 91 है, a ball is thrown vertically upward with the velocity of 98 meter per second. If it takes 10 seconds to reach the highest point, then the acceleration of the ball is. आपने acceleration of the ball कैलकुलेट करना है। क्या कहा गया, thrown vertically upward, और जब भी आप किसी पार्टिकल को चाहे अपवर्ड फेंकें या उसे डाउनवर्ड थ्रो करें, इन दोनों सिचुएशन में उसके जो एक्सेलेरेशन की वैल्यूज है वो तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगी। नो डाउट अपवर्ड जाते हुए g के साथ हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे और डाउनवर्ड मोशन में हम g के साथ प्लस का साइन लगाते हैं, तो डेट्स इस वक्त हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। मैं डेल्टा ऑप्शन को पढ़ देता हूं जी, हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में नेगेटिव का साइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पार्टिकल जो है वो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा होगा, इनिशियल वेलोसिटी से एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होगी, डेट्स से हम इसके साथ नेगेटिव का साइन भी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 92, a science museum designed an experiment to show the fall of a feather in a vertical glass vacuum tube. The time of the fall from rest is too close to 0.25 second. What length of tube is required? तो आपने लेंथ ऑफ द ट्यूब कैलकुलेट करनी है। वंस अगेन हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, VIT का फैक्टर बिकॉज VI इनिशियल वेलोसिटी 0 थी वो फैक्टर 0 हो गया। वैल्यूज लगा दीजिएगा, हाफ g की वैल्यूज ऑलमोस्ट 10 लेते हैं और ये t 0.25 सेकंड दिया गया था। देखें 0.25 क्या आप लिख सकते हो 25/100, और 25/100 को 1/4 लिखा जा सकता है, तो बात आसान हो गई। ये तो 5 आ गया और ये 1/4 का स्क्वायर होगा, तो डेट्स वाई ये 5/16 हो गया। 16 3 आर 48 होते हैं ना, तो ऑलमोस्ट जो आंसर होगा वो 0.3 मीटर के करीब निकल आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 93, व्हेन यू ड्रॉप अ बॉल इट एक्सेलरेट डाउनवर्ड्स एट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। If you instead throw it downward, then its acceleration immediately after leaving your hand, assuming no air resistance is. देखिए ना, मैं एक बॉल को ड्रॉप कर दूं यहां से, तो इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर, दैट इज द 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन मैं इसे ड्रॉप करने के बजाय थ्रो करूं तो फिर भी एक्सेलेरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। वजह, जैसे ही ये बॉल मेरे हाथ से निकलेगा उस वक्त लगने वाली फोर्स कौन सी होगी, ओनली द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और अगर सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही हो तो एक्सेलेरेशन क्या निकलेगा, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। तो डेट्स यहां पर भी ऑप्शन हमारे पास क्या होगी, 9.8
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? अल्फा। 94 क्वेश्चन है जी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट बाय विर्च्यू ऑफ विच इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट दैट ट्राइज टू स्टॉप इट इज। ऑप्शन अल्फा है इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ऑप्शन बीटा है एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी, ऑप्शन चार्ली है क्वांटिटी ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। तो ऑब्वियसली जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा है उस पर जो फोर्स लग रही होगी वो किस वजह से है? वो क्वांटिटी ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी की वजह से लग रही होगी। तो डेट्स इस वक्त हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? दैट इज द क्वांटिटी ऑफ द मोशन ऑफ बॉडी, क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गई? दैट इज द चार्ली। 95 क्वेश्चन है जी हमारे पास, अ मास एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। हमारे पास एक मास है वो एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली, तो ऑब्वियसली उस पर फोर्स भी क्या लगनी चाहिए? वो कांस्टेंट फोर्स लगनी चाहिए। फोर्स जीरो नहीं हो सकती, फोर्स ने ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स भी क्या लग रही होगी? वो कांस्टेंट ही लग रही होगी। आप अपनी ऑप्शंस पढ़िएगा। हमारे पास पहली ऑप्शन है जीरो, बीटा ऑप्शन है इंक्रीज यूनिफॉर्मली, अगर फोर्स बढ़ रही होगी तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रहा होगा। इज कांस्टेंट बट नॉट जीरो, कांस्टेंट तो होगी लेकिन जीरो नहीं होगी। एक्सेलरेशन था ना, दैट्स व्हाई ये फोर्स जीरो नहीं हो सकती। तो दैट्स द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गई? चार्ली। 96 क्वेश्चन है जी, व्हाट इज ट्रू अबाउट एक्शन रिएक्शन पेयर? थर्ड लॉ ऑफ मोशन जरा ध्यान में रखिएगा, उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शंस पढ़ते हैं। दे कैंसल आउट ईच अदर, तो ये कैंसल आउट नहीं करते एक दूसरे को। वजह क्या है? एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पर लगने वाली फोर्सेस नहीं है। एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज पर लगने वाली फोर्सेस हैं। बीटा ऑप्शन है दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक हो गया। एक्शन और रिएक्शन की मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट होगी। चार्ली ऑप्शन है नेवर कैंसल एज दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो ये भी ठीक हो गया। तो कौन सी ऑप्शन ठीक होगी जी? डेल्टा, बोथ बीटा एंड चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 97, a 5 kilogram stone is released from rest and fall towards earth. After 8 seconds, the magnitude of its momentum is. मैस दिया गया था ना, तो एक्चुअली आपने 8 सेकंड के बाद सिर्फ वेलोसिटी तो कैलकुलेट करनी है। मैस को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास मोमेंटम आ जाएगा। तो डेट्स व्हाई हमारे पास कैलकुलेट क्या करना है? वेलोसिटी वीएफ किसके बराबर आ जाएगी? वी प्लस जी टी के। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, जी की वैल्यू 10 है। कितने सेकंड्स के बाद? 8 सेकंड के बाद कैलकुलेशंस करना चाह रहे थे, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 8 किसके बराबर आ जाएगा? 80 मीटर पर सेकंड। तो अब मोमेंटम क्या हो जाएगा 8 सेकंड के बाद? मैस इनटू वेलोसिटी। मैस 5 किलोग्राम दिया गया था, वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली 80, तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आंसर आ जाएगा? 400 न्यूटन सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो गई अल्फा। क्वेश्चन नंबर 98 है, एन एरो इज शॉट इनटू एयर, its range is 250 meter and its time of flight is 10 second. If g is 10 meter per second square, then the horizontal component of velocity of the arrow is. आपने horizontal component of velocity कैलकुलेट करनी है। रेंज का फॉर्मूला होता है the horizontal component of velocity multiply by the time of the flight. This means that vx किसके बराबर आ जाएगा? r by t के। रेंज कितनी दी गई थी? 250, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दिया गया था? 10 सेकेंड। जब आप 250 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना निकल आया? 25 मीटर पर सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो गई चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 99, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड एट 45 डिग्री, इफ हॉरिजॉन्टल रेंज इज 20 मीटर, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज। तो आप रेंज का फॉर्मूला लिखें, वहां से आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर देंगे। रेंज किसके बराबर होती है? वी आई स्क्वायर बाय जी साइन ऑफ 2 थीटा। रेंज कितनी दी गई? 20 मीटर। वी आई आप कैलकुलेट करना चाह रहे थे, जी की वैल्यूज 10 होती है, थीटा 45 है, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। तो साइन ऑफ 90 अब सबको पता है किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। दिस मीन्स दैट अब वी आई स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? वी आई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज द 200। दिस मीन्स वी आई किसके बराबर आ गया जी? 200 का स्क्वायर रूट। अभी हमने लेना क्या है? 200 का अंडर रूट लेना है। तो 200 का अंडर रूट होगा क्या? उसके अकॉर्डिंगली जरा हम अपनी ऑप्शंस को चेक करते हैं कि ऑप्शंस हैं क्या। ऑप्शन नंबर हमारे पास अल्फा है, दैट इज द 5 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बीटा है 10 मीटर पर सेकेंड।
ऑप्शन नंबर चार्ली है 14 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर डेल्टा है 20 मीटर पर सेकंड। देखिए अगर ये 225 होता ना तो आंसर 15 निकलना चाहिए था, बिकॉज 225 का अंडर रूट 15 निकलना था ना, तो आंसर 15 के करीब करीब कुछ निकलेगा, तो डेट्स से आंसर ऑलमोस्ट 14 मीटर पर सेकंड होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गई, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 100 है, two balls projected at 45 degree and 60 degree with same initial velocities, the ratio of their maximum height is। क्या चीज सेम दी गई, इनिशियल वेलोसिटीज। तो अब हमारे पास रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है। अगर इनिशियल वेलोसिटीज जो है वो सेम हो गई तो हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकलेगा साइन स्क्वायर थीटा के। इसका मतलब है h1 ओवर h2 किसके इक्वल निकला, साइन स्क्वायर थीटा 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा 2। थीटा 1 45 डिग्री था और थीटा 2 60 डिग्री था। 45 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है, डेट इज 1/2 अंडर रूट, और साथ में इसका स्क्वायर भी लेना होगा, डिवाइडेड बाय 60 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है 3/√2 और इसका स्क्वायर भी लेना होगा। दिस मीन्स डेट अब आंसर क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, डेट इज 4। तो आंसर क्या निकल आया हमारे पास 2/3, बिकॉज ये 2 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो क्या निकलेगी हाइट्स की 2:3। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 101, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन, देखिए हॉरिजॉन्टली हम कहते हैं अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें तो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगी 0, और अगर फोर्स ना लग रही हो तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन क्या होता है, वो भी 0 होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ गई, अल्फा। 102 क्वेश्चन है जी, इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी, ऑप्शन अल्फा है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सेलेरेशन, ऑप्शन बीटा है इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलेरेशन फॉर हाफ जर्नी ओनली, ऑप्शन चार्ली है इज नेवर परपेंडिकुलर टू एक्सेलेरेशन, ऑप्शन डेल्टा इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलेरेशन एट वन इंस्टेंट ओनली। देखिए आपको अच्छी तरह से पता है कि हमारे पास इस पॉइंट पर सारी की सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से होता है, vy 0 हो जाता है, और एक्सेलेरेशन तो होता ही ay के बराबर है, बिकॉज ax 0 होता है। तो डेट्स वाई ये यहां पर तो 90 डिग्री है। क्या हर जगह पर 90 डिग्री होगा, तो कतन नहीं। यहां पर वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंटली, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये एंगल 90 डिग्री से लार्जर बन रहा है। जब वो हिट कर रहा होगा वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट ली हमने जी, अब ये एक्सेलेरेशन ऑफ ग्रेविटी या जिसे एक्सेलेरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कहेंगे, ये थीटा अब 90 डिग्री से लेस बन रहा है। तो वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के दरमियान 90 डिग्री एंगल सिर्फ एक ही दफा बनेगा, तो डेट्स ए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी, डेल्टा। 103 क्वेश्चन है जी, गैलीलियो राइट्स दैट फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल 45 डिग्री प्लस थीटा and 45 degree minus theta, the horizontal ranges described by the projectile are in the ratio। देखिए अगर आप कोई भी एंगल को 45 में ऐड कर दें और उसी वैल्यूज को 45 से माइनस कर दीजिएगा, तो ध्यान में रखिएगा इन दोनों सिचुएशन पर रेंजेस जो है वो बराबर निकलती हैं। डेट्स है रेंजेस की रेशियो क्या निकली गई 1:1। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गई, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 104, a steel ball is released so that it falls vertically to the floor and bounce back elastically, taking velocity upward as positive। upward direction की velocity को आपने positive लेना है। Which one of the following graph best represents the variation of the velocity with time? तो अब आपने टाइम के साथ इसकी बेस्ट रिप्रेजेंटेशन देनी है। देखिए क्वेश्चन को दोबारा एक बार पढ़िएगा, स्टील बॉल इज रिलीज सो दैट इट फॉल्स वर्टिकली टू द फ्लोर, फॉल वर्टिकली टू द फ्लोर। इसका मतलब है जो आपको पहला पैरामीटर लेना होगा वो आप कहां पर मेंशन करेंगे, इस जगह पर। वजह क्या है, हम अपवर्ड मोशन को क्या रिप्रेजेंटेशन में दे रहे होते हैं, अपवर्ड मोशन हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं पॉजिटिव। ये हमारे पास कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन थी। तो डेट्स व्हाई जब वो जमीन को हिट करेगा उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी ना, तो डेट्स व्हाई ये हमने मेंशन कर दिया। अब वो अपवर्ड राइज कर रहा होगा तो डेट्स व्हाई ये उसकी वेलोसिटी आ गई। अपवर्ड राइज करते करते मैक्सिमम हाइट पर जाकर वो फिर क्या करेगा, डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा, तो डेट्स व्हाई यहां पर हमने डाउनवर्ड मोशन को दिखा दिया। तो ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होगी, और ये ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंटेशन दे रहा होगा, डेल्टा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 105, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट a particle accelerate uniformly and travel a distance x in time t
Which of the following pair of quantities would give a straight line graph when plotted to represent the motion of the particle? देखें इनिशियल वेलोसिटी क्या थी रेस्ट पर, तो डेट्स है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिएगा, वीआईटी का फैक्टर तो जीरो हो जाएगा, डेट्स है हमारे पास एस को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हाफ ए टी स्क्वायर निकल आया। टी स्क्वायर को टी मल्टीप्लाई बाय टी लिखा जा सकता है, ये एक्स टी इधर आकर क्या होगा एक्स से डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स बाय टी किसके बराबर आ गया हाफ ए टी के, तो एक्स बाय टी और टी में डायरेक्ट रिलेशन, जिन दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन हो उनका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, तो डेट्स एक्स बाय टी और टी का ग्राफ क्या बनेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, अ स्टोन इज projected vertically upward with the velocity of 10 meter per second near the edge of a cliff. After how long the stone hit the bottom of the cliff 20 meter below the edge, assuming g is 10 meter per second square. क्लिफ के एज पर एक स्टोन को हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, वो दोबारा कितने टाइम के बाद आकर बॉटम को हिट करेगा, जबकि वो जो बॉटम है वो क्लिफ से 20 मीटर बिलो था। देखिए यहां पर हम एक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, एस इज वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी के साइड पर थी अपवर्ड, डेट्स इससे बाकी जो भी क्वांटिटीज अपोजिट डायरेक्शन में होगी उसके साथ कौन सा साइन लगा देंगे नेगेटिव। हाइट डिस्टेंस डाउनवर्ड था, डेट्स मैंने इसके साथ कौन सा साइन लगाया नेगेटिव का -20, डेट इज इक्वल टू द 10t प्लस हाफ, जी की वैल्यूज क्या भी होगी डाउनवर्ड, जबकि वेलोसिटी अपवर्ड थी तो मैंने इसके साथ भी कौन सा साइन लगा दिया माइनस का टी स्क्वायर। देखिए अब इक्वेशन क्या हो जाएगी -20 10t और ये इससे कैंसिल हो जाएगा -5t स्क्वायर। आप इस सारे फैक्टर को इधर ले आए तो -5t स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर हो जाएगा, ये -10t हो गया और ये -20 इज 0। 5 से सारे फैक्टर्स को डिवाइड कर दीजिएगा तो ये t स्क्वायर 10/5 2t हो जाएगा, 20/5 4 हो जाएगा, तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हेल्प लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, जो भी वेरिएबल होता है ना उसकी वैल्यूज निकलती है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये फैक्टर a होगा, ये फैक्टर b होगा और ये वाला हमारे पास c होगा, तो डेट्स पे वैल्यूज अप्लाई कर दीजिएगा, b माइनस इंटू -2 प्लस माइनस b स्क्वायर -2 का स्क्वायर लेंगे -4 एज इट इज लग गया, a 1 है और c क्या है -4 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। अब हमारे पास फैक्टर क्या हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये 4 का स्क्वायर है, ये प्लस 16 है, तो ये 20 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 हो गया। दिस मीन्स दैट 2 प्लस माइनस 4.4 ओवर 2 हो जाएगा, 20 का अंडर रूट 4.4 होता है, इसका मतलब है एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, 2 प्लस 4.4 ओवर 2 तो ये कितना निकलेगा 6.4 ओवर 2 डेट इज 3.2 सेकेंड, और जब आप इसे माइनस करेंगे 2 माइनस 4.4 बाय 2 तो अब यहां पर आंसर क्या निकलेगा, ये निकलेगा जी -2.4 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर -1/2 सेकंड निकलेगा। टाइम नेगेटिव नहीं होता, दैट्स व्हाई हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगी 3.2 सेकंड, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गई जी अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम पॉइंट P एंड फॉलो द पैराबोलिक पाथ, द हाईएस्ट पॉइंट रीचेज इज T, the vertical component of acceleration of the stone is, vertical component of acceleration of the stone is, देखिए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन जो भी होगा वो हमेशा निकलेगा ही जी, किसी भी पॉइंट पर चले जाए, हाईएस्ट पॉइंट पर या ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, किसी भी पॉइंट को डिस्कस कर लीजिएगा, ax तो 0 है और ay हमेशा g निकलेगा, क्योंकि डेफिनेशन में बेसिक हमने बोला था 2 डायमेंशनल मोशन अंडर द कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमारे पास वर्टिकल एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट P पर भी वही होगा और T पर भी वही होगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो गई डेल्टा। डेल्टा ऑप्शन पढ़ रहा हूं जी, डेल्टा ऑप्शन है इज द सेम एज P एज एट T। 108 क्वेश्चन है, अ बॉल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी इट्स स्पीड 3 सेकंड लेटर। यहां से हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, 3 सेकंड लेटर इसकी स्पीड आपने कैलकुलेट करनी है। देखिए हमारे पास स्पीड किसके बराबर आएगी, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर होल अंडर रूट। देखिए वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैसे आएगा, वी आई वाई प्लस जी टी, जब आपने इसे हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था तो इसका वाई कंपोनेंट
इनिशियल वेलोसिटी का क्या निकलेगा 0, तो ये तो 0 हो गया, प्लस जी की वैल्यू 10 लगाई, ऑब्लिक प्रोजेक्शन नहीं है ना, ये हॉरिजॉन्टल या लीनियर प्रोजेक्शन है, तो जी हम पॉजिटिव ले रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 3 सेकंड्स के बाद लेना था, तो ये 30 निकल आया। जितनी वेलोसिटी से आप इसे हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं यही उसकी हमारे पास इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा, तो ये भी 30 हुआ, ये भी 30 हुआ, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 900, इसका स्क्वायर 900 ऐड कर दे तो ये 1800 अंडर रूट आ जाएगा, तो आंसर ऑलमोस्ट 42 मीटर पर सेकंड के करीब निकलेगा, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 109, द ग्राफ शोज हाउ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम which interval correspond to the case where the resultant force acting on the particle is 0। तो हमने ये बताना है कि रिजल्टेंट फोर्स कब 0 होगी। ग्राफ किसका बना हुआ है वेलोसिटी और टाइम का। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का स्लोप किस चीज को बताता है एक्सेलरेशन को। तो सिंपल इज दैट जिस लम्हे एक्सेलरेशन 0 होगा उसी पॉइंट पर फोर्स भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और एक्सेलरेशन किससे पता लगेगा स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ से। तो आप जरा ग्राफ को देखिएगा, आपको नजर आ रहा है कि ये जो पॉइंट है इस जगह पर हमारे पास स्लोप क्या निकलेगा वो 0 निकलेगा। दैट्स व्हाई इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स भी क्या लग रही होगी 0 लग रही होगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डेल्टा। डेल्टा ऑप्शन पढ़ देता हूं जी डीई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 110, a tennis ball is released from a height h1 so that it makes collision with the floor and bounce up to the height h2 lower than before। कहा गया h2 is less than the h1, which of the following statement is correct। जो h2 की वैल्यूज है ना वो लेस है h1 से, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। द कोलिजन बिटवीन द बॉल एंड द फ्लोर इज इन इलास्टिक। तो ठीक हो गया, अगर इलास्टिक होता तो h1 और h2 की वैल्यूज आपस में बराबर निकलनी चाहिए थी। टोटल एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। कोई भी टाइप ऑफ कोलिजन हो टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व्ड ही होती है। टोटल मोमेंटम हैज डिक्रीज्ड, मोमेंटम भी कंजर्व्ड ही होगा। किसी भी टाइप ऑफ कोलिजन में मोमेंटम और टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड होती हैं, तो चार्ली ऑप्शन भी गलत हो गई। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होती। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड हो रही होती तो H2 और H1 आपस में क्या निकल आते बराबर निकल आते। तो कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई ओनली द अल्फा। तो करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। क्वेश्चन नंबर 111 है टू पार्टिकल ऑफ masses m1 and m2 respectively are initially projected towards each other on a smooth surface with the speed of 5 meter per second and 3 meter per second respectively। They collide with each other and the two particles now move with the speed 2 meter per second and 4 meter per second respectively in the original direction of the first mass। What is the ratio of m1 over m2। तो आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का केस है ना, हमारे पास इनिशियल मोमेंटम क्या होगा। जो भी इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ले रहे हैं टोटल मोमेंटम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेशंस करेंगे। तो पहले पार्टिकल का मास क्या था m1, उसकी स्पीड क्या थी 5 मीटर पर सेकंड। दूसरे पार्टिकल का मास क्या था m2, स्पीड क्या थी 3। दरमियान में माइनस क्यों लगाया, ये तो ऐड होने चाहिए थे। टूवर्ड्स ईच अदर मूव कर रहे थे ना, दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में थी, तो दैट्स व्हाई हमने ये फैक्टर ले लिया। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा कोलिजन के बाद, इस पहले पार्टिकल की वेलोसिटी 2 हो गई जबकि सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी 4 होगी। अब प्लस का साइन क्यों लगाया, प्लस का साइन इसलिए लगा रहे हैं कि हमें कहा गया कि अब कोलिजन के बाद वो ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द m1 में मूव कर रहे हैं, तो दैट्स से दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो गया सेम हो गया। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, द टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू द टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। इसका मतलब है आप इन्हें कंपेयर कर लीजिएगा 5m1 माइनस 3m2 इज इक्वल टू द 2m1 प्लस 4m2। ये 2m1 का फैक्टर इधर आकर माइनस होगा, 5m1 माइनस 2m1 कितने निकला है 3m1। ये फैक्टर इधर जाकर ऐड हो गया, 4 प्लस 3 क्या हो गया 7m2। m2 इधर आकर डिवाइड कर दें तो m1 ओवर m2 आ जाएगा, तो रेशो निकल आई 3 इधर आकर डिवाइड हो रहा है तो 7:3। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है बीटा। 112 क्वेश्चन है जी, अ पाइल ड्राइवर ऑफ मास m1 इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट onto a pile of mass m2। The driver hits the pile with the speed v। What is the speed of the combined driver and the pile just after the impact। collisions वाला केस है जी हमारे पास। तो हमने कहा क्या कि the total linear momentum
of a system before the collision is equal to the total linear momentum of the system after the collision. पहले में जो v2 की वेलोसिटी वो 0 थी ना, तो डेट्स वाई मैंने वो फैक्टर लिखा ही नहीं, तो m1 इंटू v दैट इज इक्वल टू द m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश. दोनों मासेस मूव कर रहे थे ना डेट्स वाई, और कंबाइंड वेलोसिटी थी डेट्स वाई v1 डैश जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, v2 डैश के, एंड दैट इज इक्वल टू द v डैश. वैल्यूज लगा दीजिएगा, m1v ये भी v डैश है, ये भी v डैश है, तो ये v डैश इसमें से कॉमन निकल आएगा, m1 प्लस m2 इंटू v डैश. दिस मीन्स दैट v डैश किसके बराबर आ गया, ये फैक्टर इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू द वेलोसिटी बिफोर कोलिजन. तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या निकली, चार्ली. 113 क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग ईस्टवर्ड विद द वेलोसिटी v कोलाइड्स विद अनदर पार्टिकल ऑफ द सेम मास मूविंग नॉर्थवर्ड विद द सेम स्पीड v. द टू पार्टिकल कोलेसेस ऑन कोलिजन, मतलब कंबाइन हो गए कोलाइड होते हुए. द न्यू पार्टिकल ऑफ मास 2m विल मूव इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन विद द वेलोसिटी. आपने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है नए पार्टिकल की जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है. देखिए पहली कंडीशन देखिएगा, एक पार्टिकल मास m का है, वेलोसिटी v है, ईस्टवर्ड जा रहा है. दूसरा पार्टिकल मास m का है, वेलोसिटी v है, नॉर्थवर्ड जा रहा है. तो ऑब्वियसली इनका रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या निकल आएगी हमारे पास, ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगा ना. सिंपल हम इसमें क्या करेंगे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होल अंडर रूट ले लेंगे. तो यहां से इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज mv, और ये कंबाइंड वेलोसिटी क्या निकल आएगी m, और ये v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर होल अंडर रूट. v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2v स्क्वायर निकल आएगा. 2 अंडर रूट लैदा कर दे और v स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, v. तो ये आपके पास इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आ गया. अब फाइनल मोमेंटम क्या था जी, हमारे पास ये पार्टिकल का मास क्या हो गया था 2m, और ये नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v डैश जा रहा है, यही हमने कैलकुलेट करना था. देखिए हमारे पास फाइनल मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए, कितना मास है उसका 2m और उसकी वेलोसिटी क्या है v डैश, ये मालूम करना चाह रहे थे. तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा, सिस्टम के फाइनल मोमेंटम के. इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट हो चुका, फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट हो चुका, कंपेयर कर लीजिएगा, मास से मास कट जाएगा. तो यहां पर हमारे पास v डैश की वैल्यूज क्या निकल आएगी, तो v डैश की वैल्यूज निकल आएगी 2 अंडर रूट v डिवाइडेड बाय 2. देखिए 2 को लिखा जा सकता है 2 अंडर रूट इंटू 2 अंडर रूट, बात तो एक ही है ना. तो मैंने 2 की जगह पर लिख दिया 2 अंडर रूट इंटू 2 अंडर रूट. ये 2 अंडर रूट इस 2 अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या निकल आया, v बाय 2 अंडर रूट. तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गई, चार्ली. 114 क्वेश्चन है जी, इफ द हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन ऑफ अ हैवी व्हीकल moving with the velocity of 10 meter per second and a small stone at rest, the stone will fly away with the velocity equal to. किसी भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है. एक हैवी ऑब्जेक्ट एक लाइटर ऑब्जेक्ट से कोलाइड कर रहा है, जबकि लाइटर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर भी था. तो कोलिजन के बाद क्या होगा, लाइटर ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो डबल ऑफ द हैवियर ऑब्जेक्ट हो जाएगी. तो कितनी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड कोलिजन से पहले, तो डबल कर दे तो कितनी निकल आएगी 20 मीटर पर सेकंड. तो स्टोन की कितनी स्पीड निकल आई 20 मीटर पर सेकंड. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई, चार्ली. लास्ट क्वेश्चन है 115, अ प्रोटॉन मूविंग विद द वेलोसिटी v collides elastically with a stationary alpha particle. The velocity of the proton after the collision is. Elastic collision in one dimension, और वहां पर हमने कैलकुलेट किए था वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन. तो v1 डैश का फार्मूला लगेगा, v1 फर्स्ट पार्टिकल प्रोटॉन था ना, तो प्रोटॉन की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन क्या हो जाएगी, mass of proton minus the mass of alpha particle divided by the mass of proton plus mass of alpha particle multiplied by the velocity of the proton before the collision. 2m alpha over mp plus m alpha into the velocity of the alpha particle before the collision, और ये जीरो थी तो डेट्स ये पूरा फैक्टर तो जीरो हो जाएगा. अब सबको पता है ना प्रोटॉन को हम कैसे लिखते हैं, p11, अल्फा को हम लिखते हैं अल्फा 24. इसका मतलब आपको नजर आ रहा है यहां पर अल्फा जो है वो 4 टाइम्स हेवियर होता है प्रोटॉन से. कंडीशंस लगा दीजिएगा, अगर मैस ऑफ प्रोटॉन को हम m मानते हैं तो मैस ऑफ अल्फा इससे 4 टाइम्स हेवियर होगा, ये 4m हो जाएगा. तो mp m हो गया, m अल्फा 4m हो गया इंटू v. m माइनस 4m 3m निकल आएगा, m प्लस 4m 5m हो जाएगा इंटू v. क्योंकि 4m लार्जर क्वांटिटी थी ना, तो डेट्स से इसी का साइन यहां पर आएगा. मैथ से मैथ कट गया तो आंसर क्या निकला, -3/5 इंटू v. तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गई अल्फा.
ये था जी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वर्किंग डे पर हम नेक्स्ट यूनिट को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।